भारतीय इसके पूर्व वर्ग में हिस्ट्री चैप्टर 1 के संबंध में आपको कुछ बताया गया था। कब कैसे कैसे कब और कहाँ के बारे में बताया गया था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास में समय का तिथि का काफ़ी महत्व होता है और इसी के द्वारा हम कब कौन सी घटना, कब कौन से शासक, कब कौन से राजा हुए थे और उनका शासन काल कितना से कितना वर्षों का था। तो इसके पूर्व हम आपको बताए थे कि जेम्स मिल ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल को 3 वर्गों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश शासन का। इसी को भारतीय इतिहासकार प्राचीन, मध्य, इसी को भारतीय इतिहासकार प्राचीन, भारतीय इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बांटा है। भारतीय इतिहासकार प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास में बांटा है। मध्यकालीन प्राचीन इतिहास का अर्थ है कि हिंदू शासक और उसके पूर्व का इतिहास, उस समय लोगों का जीवन, उस समय लोगों का कला संस्कृति किस प्रकार था, किस प्रकार से कृषि कार्य था और किस प्रकार से लोग जीवन जीते थे, सभ्यता संस्कृति किस प्रकार का विकसित था। मध्यकालीन यानी उसके बीच के समय में कौन सा परिवर्तन आया, कौन सा बदलाव आया और किस प्रकार से लोग जीवन व्यतीत किए, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और आधुनिक इतिहास का मतलब है कि वर्तमान समय में जो समय व्यतीत कर रहे हैं, ये आधुनिक नया जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इतिहासकार मध्यकालीन इतिहास को मध्यकालीन इतिहास को तर्क, विकास का काल माना गया है।
तो इस तरह से इतिहासकार इतिहास को 3 कालखंडों में आधुनिक इतिहासकार बांटे हैं। पुनः हम इसके बाद और इस कालखंडों को इस काल खंडों को औपनिवेशीकरण भी कहा जाता अब आगे देखेंगे हम औपनिवेशीकरण क्या होता है। औपनिवेशीकरण जब किसी देश पर दूसरे देश का नियम कानून शासन स्थापित किया जाता है और उसमें बदलाव किया जाता है, इसे हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। जैसे भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था, भारत में अंग्रेज़ों के शासन से पूर्व भारत में देश में राजा महाराजाओं का शासन था और ये राजा महाराजा सैकड़ों थे, पूरा देश में बटे हुए थे और ये आपस में ईर्ष्या द्वेष का भाव बना हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारत को अपने कब्जे में कर लिया। भारत में ब्रिटिश का शासन, अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया। नियम कानून भारत में अंग्रेज़ों का चलने लगा। पहले के प्रथा परंपरा रीति रिवाज में बदलाव होने लगा। सभ्यता संस्कृति शिक्षण संस्थान में भी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। तो इस प्रकार औपनिवेशीकरण में एक देश दूसरे देश को पर अपना बलपूर्वक, अपना ज्ञानपूर्वक अधिकार जमा लेता है और उस देश के आमतौर पर व्यवस्था में परिवर्तन करता है, बदलाव करता है और अपना नियम कानून लागू करता है। इस तरह भारत में सबसे पहले औपनिवेशीकरण जब शुरू हुआ तो औपनिवेशीकरण का भारत का सबसे पहला जनरल गवर्नर हास्टिंग्स था, जो एक ब्रिटिश अधिकारी था और वह भारत में जनरल गवर्नर बन करके और शासन किया। तो इस तरह से
देश में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बदलाव आते हैं। औपनिवेशीकरण में सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रूप से बदलाव हो जाता है। तो इस तरह से सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से बदलाव जो होता है, इसे हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। अब इसमें अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव आया। वह बदलाव शिक्षा के रूप में भी, शिक्षा में भी जो पहले की शिक्षा पद्धति थी उसमें परिवर्तन आया और भारत में शिक्षा नीति अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया और उसके अनुरूप शिक्षण संस्थान को चलाया गया। साथ साथ वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन में भी अंग्रेजों के अनुसार, इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया नियम कानून के अंतर्गत ही लोगों को चलना पड़ता था। साथ साथ अंग्रेजों के द्वारा यह नियम बनाया गया था कि भारतीय लोग जो है वो किसी प्रकार का आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि उन्हें अपने विचारों को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं था। जिस प्रकार से भेदभावपूर्ण नियम कानून अंग्रेज बनाया था, ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश लोगों को कुछ विशेष सुविधा प्रदान किया गया था और भारतीय लोगों को इस प्रकार का किसी प्रकार का सुविधा प्राप्त नहीं था। ब्रिटिश जहाँ भी किसी भी कार्यालय में ऊपरी अधिकारी ब्रिटिश नागरिक रहेगा, निचले स्तर का अधिकारी भारतीय लोग रहेंगे। इस प्रकार जो है नियम कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रकार से परिवर्तन, बदलाव होता है। साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी, व्यापार के क्षेत्र में भी औपनिवेशीकरण में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। भारत में अंग्रेजों का जब शासन आया तो किसानों पर जबरन जो है वह खेती में परिवर्तन करने के लिए नियम कानून बना करके विवश किया गया। बल का प्रयोग करके किसान अपने इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार खेती नहीं कर सकते हैं। वह अंग्रेजों के इच्छा अनुसार, अंग्रेजों की आवश्यकता की चीज़ों को खेती करने के लिए किसानों को विवश किया। जैसे नील की खेती को करना, नील की खेती करने के लिए भारतीय किसानों को विवश किया गया। नील का खेती एक ऐसा खेती होता है जो सबसे उपजाऊ भूमि होता है, जो फर्टाइल भूमि होता है, उसी भूमि पर नील का खेती किया जाता है। अब यह नियम कानून बना दिया गया कि जितना भी उपजाऊ भूमि है उस भूमि पर जो है नील का खेती करना है और जो बाकी भूमि बच जाता है, शेष कम उपजाऊ फर्टाइल, उस पर अपनी आवश्यकता की चीज़ों को उत्पादन करना है। और इस तरह से भारत के किसान बेचारे जो हैं विवश हो गए। अब उससे कम फर्टाइल भूमि, उपजाऊ भूमि से जो खेती होता था उससे वो अपनी आवश्यकता की सामग्री को, अनाज को भी किसान उत्पादन नहीं कर पाता था और वे विवश होकर के नील का खेती करना पड़ता था। इसका परिणाम यह होता था कि उनके और उनके परिवार को है ना अनाज के लिए लालायित होने रहते थे, मुहताज रहते थे। तो इस तरह से नील का खेती
करने के लिए वे विवश थे। और नील का जो उत्पादित वस्तुओं को ब्रिटिश अधिकारी जो है अपनी मनमानी कीमत देकर, अपने इच्छानुसार कीमत देकर के, लागत से भी कम कीमत देकर के और भारत से वह यूरोप के देशों में ले जा रहा था। और उसी यूरोप के देशों में ले जा कर के और पुनः क्या करता था, वहाँ जो है इस नील से कपड़ा रंगाई करने का काम करता था और उसी के कपड़ा को पुनः भारत में लाया जाता था और उसके कीमत पर भारतीय लोगों को दिया जाता था। इस तरह से औपनिवेशीकरण में कृषि के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। व्यवसाय के क्षेत्र में यानी भारतीय लोग जो है अपने इच्छानुसार के उद्योग नहीं लगा सकते हैं, इसलिए अंग्रेजों का जब शासन था तो जितने भी पहले के कल कारखाना उद्योग भारत में थे वे सभी कल कारखाने बीमार पड़ गए थे। एकमात्र जो टाटा जो देखते हैं, टाटा का जो उद्योग वह उद्योग केवल अंग्रेजों के समय में था और उसके बाद भी, लेकिन इसके अलावा एक भी उद्योग पहले से नहीं था और जो भी था वो बीमार पड़ गया था, यानी बंद कराया था अंग्रेजों ने। इस तरह से भारतीय लोगों को नियम कानून बना करके और अंग्रेज जो है वह विवश किया था। साथ साथ वह अपने इच्छानुसार नियम कानून क्या, आवाज़ उठाने का भी अधिकार नहीं। अगर इस प्रकार का खेती करना नहीं चाहते हैं तो इसके विरोध प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार के विरोध में किसान प्रदर्शन भी करते थे, तो इसके लिए अंग्रेज जो है या विरोध जताते थे यहाँ के लोग, तो इसके लिए रोलैक्ट एक्ट है ना, कानून अंग्रेजों ने बनाया था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी प्रकार का सूचना दिए हुए और गिरफ्तार करके और जेल में बंद कर दिया जाता था। इस प्रकार का व्यवस्था जो था वह अंग्रेजों ने औपनिवेशीकरण में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है और इसका परिणाम यह था कि केवल कुछ चंद है ना अंग्रेजों के जो है ना साहूकार थे, अंग्रेजों के जो एजेंट थे, अंग्रेजों के जो दलाल थे, उनके छोड़ करके तमाम भारतीय लोगों का स्थिति बिल्कुल दयनीय था, खराब था। तो इस प्रकार से औपनिवेशीकरण में है ना सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बदलाव हो जाता है। यह है सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से यह बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो पुनः औपनिवेशीकरण में बदलाव हो जाता है। इतिहास को लिखने के लिए कौन सी प्रशासनिक जैसे अंग्रेजों के शासन काल में कब से कब कौन सा भारत का जनरल गवर्नर रहा,
और उसका शासन किस प्रकार का रहा, इसके बारे में 4 ईस्वी इसी को लिख करके और रखा जाता है। और वह जो रखा जाता है वह एक सुरक्षित एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है और इसे संग्रह करके बचा करके रखा जाता है। कितना 20 है, 20 है, 20 बंद कर दीजिए, वही गया तो 20 का 30 है। अब बोल देते हैं पहला। इसी को आज इतना ही पर समाप्त करते हैं और पुनः अगले दिन इसमें आपको मुख्य रूप से औपनिवेशीकरण क्या होता है इसको लिखना है, याद करना है। इतिहास को लिखने के लिए कौन कौन से स्रोतों को अपनाया जाता है और पुनः एक होमवर्क है भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में इतना ही।